देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनका ख्याल रखिए, वरना मौसम बदलते ही इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। जी, अब मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? तुम बस इनका ख्याल रखो। इन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो कोशिश करो कि कोई एसी या कूलर वगैरह खरीद लो। डॉक्टर इतना कहकर चला गया और वहाँ खड़ा कमल रोने लगा। कमल बहुत ही गरीब था। वो मजदूरी करता था और बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता था। कमल के घर में उसकी माँ के अलावा उसकी पत्नी पल्लवी रहती थी। कमल की माँ को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाती थी। जरा सी गर्मी बढ़ने पर उनके हाथ पैर सूजने लगते थे और पसीने की वजह से पूरे बदन पर अजीब से धब्बे बन जाते थे। ये हर बार की कहानी थी, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ कमल की माँ की हालत अब और ज्यादा खराब होने लगी थी। बस कीजिए, आप इस तरह रोइए मत। रो नहीं तो और क्या करूं पल्लवी? क्या बताऊं डॉक्टर साहब को कि अपनी माँ के लिए एसी तो छोड़ो, एक कूलर तक खरीदने की औकात नहीं है मेरी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। माँ जी के इलाज के लिए जो कर्ज लिया है उसकी किश्त भी तो आप ही भर रहे हो ना, तभी ये दिक्कत है, वरना तो। हर महीने वो किस्तें चुकाने के बाद खाने पीने के खर्च लायक भी पैसे नहीं बचते। और देखो ना, इतना कर्ज लेकर इलाज करवाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में माँ की हालत तो पहले से भी खराब होती जा रही है। कमल मजबूर था, इसलिए वो अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। उधर उसकी पत्नी पल्लवी भी ये सब देखकर दुखी थी। कमल तो सुबह होते ही अपने काम पर चला जाता था, पर अपनी सास को गर्मी से बचाने के लिए पल्लवी सारा दिन उनके पास बैठकर उन्हें पंखा झलती रहती, ताकि उन्हें पसीना न आए और उन्हें गर्मी न लगे। पल्लवी का ऐसा प्यार देखकर उसकी सास बिमला की आंखों में आंसू आ जाते। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, जो मुझे कमल जैसा बेटा और तुम जैसी बहू मिली। तुम दोनों मेरी वजह से कितने परेशान हो रहे हो। बस अब तो भगवान मुझे जल्दी से उठा ले, तब जाकर। ना माँ जी, ऐसा मत कहिए। आप चली जाएंगी तो हमारा क्या होगा? बेटी, तू परेशान मत हो। घंटों से पंखा कर रही है, जाकर आराम कर। नहीं माँ जी, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, बल्कि मुझे तो आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। हे भगवान, ऐसी बहू सबको दे। कमल और पल्लवी दोनों विमला की बहुत सेवा करते थे। विमला को पंखा करते हुए पल्लवी सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उसकी सास के लिए एक एसी का इंतजाम हो जाए। और फिर उसी शाम। सुनिए, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो ना। आप जितने पैसे कमाते हैं उससे तो हम माँ जी के लिए कभी एसी नहीं ले पाएंगे। हाँ तो मैं सोच रही थी कि इस बार की सर्दियों में मैं भी कुछ काम शुरू कर दूं क्या? आपके पैसों से हम घर के खर्चे चलाएंगे और जो पैसे मुझे मिलेंगे उन्हें हम जमा करेंगे, और भगवान ने चाहा तो दोनों मिलकर अगली गर्मियों से पहले माँ जी के लिए एसी ले ही लेंगे। तुम्हारी सोच तो अच्छी है, पर माँ की सेवा, घर का काम और फिर बाहर का काम भी, तुम कैसे ये सब संभाल पाओगी? उसकी चिंता आप मत कीजिए। आप भी तो दिन रात काम करते हो ना, तो थोड़ी सी मेहनत तो मुझे भी करनी चाहिए। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। इसी तरह गर्मियाँ बीत गई और फिर बारिश आई तो बिमला, कमल और पल्लवी ने राहत की सांस ली। जैसे जैसे गर्मी कम हुई, बिमला की तबीयत भी कुछ बेहतर होने लगी और साथ ही पल्लवी ने भी काम ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन पल्लवी एक बंगले पर पहुंची। कोई है क्या? जी हाँ, बताइए। भैया, मैं काम ढूंढ रही हूँ। कैसा काम? अब कैसा भी, झाड़ू बर्तन वगैरह। ओह हाँ, है ना। एक्चुअली मुझे भी एक मेड की तलाश है। तो आपने पहले कहीं काम किया है ना? नहीं, पहले तो कहीं काम नहीं किया। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाओ। पल्लवी घर के अंदर आई तो उसने देखा कि वो एक बड़ा सा हॉल था और वहाँ काफी सामान था, लेकिन सब कुछ पैक रखा हुआ था। आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो कल ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, तो अभी तो सामान खोल कर लगा ही रहा हूँ। अच्छा, तो घर के बाकी लोग कहाँ हैं? मैं अकेला ही हूँ दीदी, मेरी जॉब लगी है यहाँ, परिवार साथ नहीं रहता। राज ने पल्लवी को दीदी कहा तो उसे बहुत अच्छा लगा। राज अकेला है ये सुनकर पल्लवी पहले तो थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर उसके दीदी कहते ही उसे अच्छा लगा। राज ने पल्लवी को काम पर रख लिया। अब पल्लवी रोज सुबह सुबह राज के घर आती। उस वक्त तक राज सो रहा होता था। पल्लवी सबसे पहले उसे उठाती, फिर उसके लिए चाय नाश्ता बनाती और फिर पूरे घर की साफ सफाई करती। और इस काम के बदले राज पल्लवी को अच्छे पैसे भी देने लगा। फिर एक दिन। दीदी आप एक काम करो, कल मत आना। क्यों, क्या हुआ भैया? अरे आपको काम करते करते हफ्ता हो गया, तो एक छुट्टी तो बनती है ना हफ्ते में, वरना आपकी सास आपसे नाराज हो जाएंगी। नहीं होंगी भैया, मेरी सास बहुत अच्छी है, कभी मुझ पर नाराज नहीं होती। अब वैसे ठीक है, मैं कल नहीं आऊंगी। बिमला के आराम के लिए कमल और पल्लवी दिन रात मेहनत कर रहे थे। उधर पल्लवी और राज में अच्छी बनने लगी थी। वो राज का पूरा ख्याल रखती थी, बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह। राज भी उससे खूब बातें करता था और उसे बड़ी बहन की तरह ही सम्मान देता था। एक दिन राज ने पल्लवी से पूछा, दीदी आपके पति क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं भैया। अच्छा, और आप कब से काम कर रही हो?
नहीं भैया, आप पहले हो जिनके यहाँ मैं काम कर रही हूँ, इससे पहले कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ रहा है? ये बात सुनकर पल्लवी की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए राज को सारी बात बता दी। पल्लवी और कमल का अपनी माँ के प्रति प्यार और सेवा भाव देखकर राज भी भावुक हो गया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। पल्लवी और कमल एसी के लिए काफी पैसे जोड़ चुके थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। गर्मियाँ एक बार फिर वापस आने वाली थी। ऐसे में बिमला अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे दिल का दौरा पड़ा था, तो जो पैसे दोनों ने एसी के लिए कमाए थे वो सारे के सारे बिमला के इलाज पर खर्च हो गए और फिर लगता है हम माँ जी के लिए एसी खरीद ही नहीं पाएंगे। हिम्मत रखो पल्लवी, ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। पर कब तक? 1 महीने बाद फिर गर्मी शुरू हो जाएगी और फिर माँ जी को और ज्यादा परेशानी होगी। कमल चुप था क्योंकि पल्लवी की बात सही थी। फिर अगले दिन पल्लवी राज के यहाँ काम करने गई तो उसने राज से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना काम करती रही। ये देखकर राज समझ गया कि जरूर पल्लवी किसी परेशानी में है। राज के बार बार पूछने पर फिर पल्लवी ने उसे सारी बात बता दी। राज को भी पल्लवी की बात सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। और फिर अगले ही दिन, दीदी वो आपसे एक बात कहनी थी। हाँ भैया बताइए ना। दीदी वो मेरी कंपनी ने मेरा प्रमोशन कर दिया है और उसके लिए मुझे दुबई भेज रहे हैं, तो मुझे अब यहाँ से जाना होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, भगवान करे आप और तरक्की करो। पल्लवी राज की तरक्की से खुश तो थी, लेकिन एक सच ये भी था कि राज के चले जाने से अब उसकी नौकरी भी जाने वाली थी। ये सोचकर पल्लवी और ज्यादा उदास हो गई, लेकिन फिर भी उसने राज से कुछ नहीं कहा। फिर कुछ ही दिनों के बाद, अच्छा दीदी मैं चलता हूँ, आप एक काम करो, ये कुछ पैसे रख लो। नहीं भैया, मैं ये पैसे नहीं ले सकती, मेरी पगार तो आपने पहले ही दे दी है। मैं जानता था कि आप मुझसे पैसे नहीं लेंगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना दीदी। इतना कहकर राज टैक्सी में बैठकर वहाँ से चला गया और पल्लवी भी अपने उतरे हुए चेहरे के साथ अपने घर की तरफ चल दी। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी और पल्लवी की सास की तबीयत फिर बिगड़ने लगी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद पल्लवी को तो बिल्कुल नहीं थी। जी बताइए। मैडम आपका कुरियर है और ये एक चिट्ठी भी है। नहीं भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये इतना बड़ा डिब्बा हमारा नहीं हो सकता और हमें कोई कुछ क्यों भेजेगा? नहीं मैडम, ये आपका ही है, देखिए आपके घर का ही पता लिखा है यहाँ पर। कुरियर वाले की बात सच थी। पल्लवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर जब उसने उस बड़े से डिब्बे को खोलकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके अंदर बिल्कुल नया एसी था जिसे राज ने उसके लिए खरीदा था। एसी के साथ मिली चिट्ठी को पढ़ते हुए पल्लवी की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और मन ही मन वो राज को दुआएं दे रही थी। गांव में सुमित नाम का लड़का रहता था। उसके पिता लकड़ी का सामान बनाने का काम किया करते थे, पर आजकल लकड़ी के सामानों की बिक्री बंद हो जाने के कारण सुमित एक मैकेनिक का काम करने लगा। वो बहुत ईमानदार और मेहनती था, पर उसकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उसकी पत्नी उसे हमेशा ताने दिया करती थी। आज विमला ने सोने के गहने खरीदे हैं और एक मेरी फूटी किस्मत। आपकी कमाई से तो हमारे रोज का खर्चा ही निकल जाए, वही बहुत है। ऐसी बातें क्यों करती हो? देखना एक दिन मैं बहुत ही अमीर बन जाऊंगा। इतनी मेहनत करूंगा कि हमारे पास किसी भी चीज की कमी ना रहे, फिर तुम्हें कार में घुमाऊंगा। मेहनत से कभी कोई कुछ हासिल कर पाया है भला? अब आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं आने वाली नहीं। जब से इस घर में मेरी शादी हुई है, मैंने तो सपने देखना ही छोड़ दिया। सुमित गैरेज में खूब मेहनत करता, दिन भर अपने काम में ही लगा रहता। अब तो वो अपने खाने पर भी ध्यान नहीं देता था। उसकी कड़ी मेहनत को देखकर उसके गैरेज का मालिक कहता है, क्या बात है सुमित, आजकल तुम गैरेज में दिन रात कड़ी मेहनत करते हो? रात हो गई है तुम्हें, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। नहीं मालिक, मैं ओवर टाइम करूंगा, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। मैं एक कार बनाना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। ठीक है सुमित, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। सुमित ओवर टाइम से मिले पैसे को एक गुल्लक में जमा करता जाता है और कुछ दिन बाद जब गुल्लक भर जाता है तो वो उस गुल्लक को फोड़कर सारे पैसे बाहर निकालता है। आखिरकार मैंने इतने पैसे जमा करे लिए, अब इन पैसों से मैं कार के पार्ट्स खरीदूंगा और फिर उससे एक कार बनाऊंगा। कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हैं? आप कार बनाएंगे? फिर तो बन गई कार। हाँ सुमन, आज तक मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, पर मेरी दिली इच्छा थी कि मैं तुम्हें कार में घुमाऊं। इसलिए कई दिनों से मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था। आज गुल्लक में बहुत पैसे हो गए, इससे मेरे कार के लिए अच्छा खासा सामान आ जाएगा। सुमित दिन रात मेहनत करके कार को कंप्लीट बना लेता है। वो उसे चलाकर देखता है और कार चल पड़ती है। सुमित की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आखिरकार मैंने बना ही ली मेरी कार, मेरी खुद की कार। अब सुमन मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करेगी। पूरे इलाके में शायद ही किसी के पास ऐसी अनोखी कार होगी। शाबाश सुमित, शाबाश, ऐसी लाजवाब कार तो हमने आज तक नहीं देखी। मुझे तुम पर गर्व है। जाओ जल्द से जल्द ही कार अपनी पत्नी को दिखाओ। हाँ मालिक, हाँ मैं अभी जाता हूँ।
सुमित गाड़ी लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। वो मस्ती से कार चलाता है और गाना गुनगुनाता है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। रास्ते में उसकी नजर एक फूल की दुकान पर पड़ती है। वो फूल लेने फूल वाले की दुकान के पास अपनी गाड़ी रोकता है। वो मन ही मन सोचता है, सुमन के लिए कुछ फूल ले लेता हूँ, वो तो बहुत खुश हो जाएगी। गाड़ी से उतरकर वह फूल वाले से कहता है, अरे फूल वाले भैया, जरा अच्छे अच्छे लाल गुलाब दिखाना। देखिए भैया, कौन से गुलाब पैक कर दूं? हैं? सारे गुलाब ताजे हैं। ये लाल गुलाब लीजिए, भाभी खुश हो जाएंगी, बता रहा हूँ। सुमित दुकान से गुलाब लेकर जैसे ही पीछे मुड़ता है, देखता है कि कार वहाँ है ही नहीं। हे भगवान, कहाँ गई मेरी कार? यही तो खड़ी की थी मैंने। मेरे सारे पैसे उसमें लगे हैं। अब मैं सुमन को क्या कहूँगा? हाँ भैया, देरी मत करिए, हैं? तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करवाइए। हाँ। सुमित भागते भागते पुलिस स्टेशन जाता है। पसीने से लथपथ सुमित पुलिस स्टेशन पहुंचता है। हवलदार साहब, मेरी कार चोरी हो गई है, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। तो जैसे फटीचर के पास कार कहाँ से आएगी? जाओ जाओ, टाइम खराब मत करो। मैं एक मैकेनिक हूँ, मैंने बनाई है कार। आप मुझे बड़े साहब से मिलवा दीजिए। मेरी सारी मेहनत की कमाई उस कार को बनाने में लगी हुई है। मेरी पत्नी को पता चला कि कार चोरी हो गई है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतना आसान काम नहीं है रिपोर्ट दर्ज कराना। रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहले तुम्हें टाइपराइटर से सारी बातें लिखवा कर लानी होंगी। उसके बाद कहीं रिपोर्ट दर्ज होगी। और जहाँ तक रही बड़े साहब से मिलने की बात, तो बड़े साहब तो अभी छुट्टी पर हैं। 4 दिन बाद ही आएंगे। तुम 4 दिन बाद आओ। सुमित बहुत दुखी हो जाता है और उदास चेहरे के साथ अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी नजर शहर से आए कुछ लोगों पर पड़ती है जो तरह तरह की कार लिए लाइन में खड़े थे। वहाँ जोर जोर से अनाउंसमेंट हो रही थी, कार रेस जीतिए और पाए 10 लाख रुपए नकद इनाम। अगर मेरे पास मेरी कार होती तो आज मैं जीत जाता, पर शायद मेरी किस्मत में ऐसा नहीं लिखा है। सुमित घर पहुँचता है और सारी बात सुमन को बताते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो सुमन, शायद मेरी किस्मत में खुशियाँ हैं ही नहीं और मैं तुम्हें भी खुशी नहीं दे पा रहा। इतने दिनों से दिन रात मेहनत करके मैंने पाई जोड़ी और कार बनाई और वो कार चोरी हो गई। तुम्हारी सहेलियों के पति तो उन्हें क्या क्या तोहफे देते हैं, मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया। मैं किसी काम का नहीं हूँ। क्यों जी, मैं आप पर गुस्सा करती हूँ तो आपने तो मुझे बिल्कुल बेगैरत ही समझ लिया। आपने इतनी मेहनत करके मेरे लिए कार बनाई। इतनी किस्मत वाली मेरी कोई सहेली हो सकती है भला? माना अब आपके पास पैसे नहीं बचे, पर कला तो आपके हाथों में है। इस कला का मैं क्या करूँगा? अगर आज मेरी कार रहती तो मैं कार रेस में हिस्सा लेकर 10 लाख रुपए जीत जाता। मेरे पास एक आइडिया है। आपको तो लकड़ी का काम पहले से ही आता है, क्यों ना आप एक लकड़ी की कार बनाएं और उस कार से रेस में हिस्सा लें। उस रेस में तो लोग इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ लेकर रेस करने आए हैं और मैं लकड़ी की कार से कैसे रेस जीतूंगा? गाड़ी तो इंजन से चलती है ना, उसकी बॉडी अब लोहे की हो या लकड़ी की क्या फर्क पड़ता है। मैं अभी बाबूजी का कमरा खोलती हूँ, उसमें बहुत सारी लकड़ी रखी हुई है। सुमित अपने बाबूजी का कमरा खोलता है जिसमें लकड़ी की मोटी मोटी लट्ठें रखी होती हैं। सुमित आरी उठाता है और लकड़ियों को काटना शुरू करता है। वो दिन रात मेहनत करके हूबहू वैसी ही कार बना लेता है जैसी कार उसकी चोरी हुई थी। सुमित बड़ी चालाकी से इस कार के इंजन में एक सिलेंडर लगा देता है जिससे बटन दबाते ही कार हवा से भी तेज चल सकती थी। देखा जी, मैंने कहा था ना आप कार बना लेंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अब आएगा मजा, तुम देखना। अब मेरी कार की स्पीड का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा सुमन। ये सब तुम्हारे विश्वास के कारण ही हो पाया है। अब आप देर मत करिए, जल्द से जल्द कार रेस में जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ रेस शुरू हो जाए। सुमित अपनी लकड़ी की कार लिए रेस में जाता है। उसकी लकड़ी की कार को देखकर वहाँ बाकी लोग हंसते हुए कहते हैं, कैसा बेवकूफ आदमी है, लकड़ी की कार लेकर कार रेस में आया है। छोड़िए जी, क्यों इनकी बातों पर ध्यान देते हैं। आप अपना मनोबल टूटने मत दीजिए, हम तो इसी कार से जीतेंगे। बड़ी हिम्मत कर सुमित खड़ा हो जाता है। सब लोग उसकी तरफ देखकर उसका मजाक बना रहे होते हैं। वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है और उसका मनोबल टूटने लगता है। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है, सारे लोग सुमित से आगे निकल जाते हैं। अरे ये क्या, सिलेंडर का बटन काम क्यों नहीं कर रहा? अरे चालू हो जा मेरी कार, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। लगभग रेस खत्म ही होने वाली होती है और सुमित सबसे पीछे छूट जाता है। आपको जीतना ही होगा सुमित जी। आपको आज सब लोगों को साबित करना है कि आप कितने काबिल हैं। किस्मत बार बार मौका नहीं देती, लेकिन कभी करिश्मा होता है। कार में लगा सिलेंडर अचानक ही चालू हो जाता है और सुमित की कार हवा से भी तेज भागने लगती है, जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं और सब प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए सुमित वो रेस जीत जाता है। सुमित पहली पोजीशन पाकर रेस जीत जाता है। सारे लोग सुमित की तारीफ करते हैं। वाह वाह, लकड़ी की कार से ये लड़का रेस जीत गया है। हाँ भाई, ये तो बड़ा होनहार आदमी लगता है। हाँ देखो देखो। इस तरह सुमित को 10 लाख रुपए इनाम में मिलते हैं और गांव में सुमित की इज्जत बहुत बढ़ जाती है और वो